Hello students, welcome back. Students, we are studying the lesson Work, Energy and Power of class 9th Physics. And in our today's class, we are going to discuss another important topic of this lesson and the name of this topic is Power. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पावर. नो स्टूडेंट्स, पावर एक बड़ा कॉमन वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा. कहते हैं जी उसके अंदर बड़ी पावर है, वो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ी ताकत है उसके अंदर. पावर को हम शक्ति भी कहते हैं, ताकत भी कहते हैं. अब हमें कैसे पता चलता है कि किसके अंदर ज्यादा ताकत है या किसके अंदर कम ताकत है? अब फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त दोनों को कहा जाता है कि आपने एक 20 किलो का बैग उठा के अपने सर के ऊपर रखना है. तो कैसे पता चलेगा कि दोनों में से ज्यादा पावर किसकी है? वो ऐसे पता चलेगा कि पावर ज्यादा किसकी है, जो जल्दी से बैग उठा के अपने सर के ऊपर रख लेगा. अगर आपने धीरे धीरे उठाया और आपके दोस्त ने जल्दी से बैग उठा के अपने सर पे रख लिया तो इसका मतलब दोस्त के अंदर ज्यादा पावर है. या अगर आपने उठा के जल्दी बैग अपने सर पे रख लिया और दोस्त धीरे धीरे बैग उठा के रख रहा है, उसका मतलब उसके अंदर पावर क्या है? कम है. तो सेम काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है? जो सेम वर्क जल्दी कर लेगा तो इसका मतलब उसके अंदर पावर क्या है? ज्यादा. और अगर सेम काम को करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब उसके अंदर पावर क्या है? कम. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में. या एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्क में. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. तो मतलब कि कितने टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं. रेट ऑफ हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी किसी का रेट ऑफ लिखा होता है मींस उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं बाय टाइम. तो कितने टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं या काम करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द पावर. सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. तो पावर का फार्मूला क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम. तो जो जल्दी काम करेगा सेम, अगर हमें किन्हीं दो पर्सन की पावर कंपेयर करनी है या किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की पावर कंपेयर करनी है तो हम देखेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए कौन कम टाइम लेता है. जो जितनी जल्दी काम करेगा उसके अंदर पावर भी उतनी क्या होगी? ज्यादा. सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट. पावर का एसआई यूनिट क्या है? वाट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड. वाट का वर्क डन का यूनिट, वर्क डन का यूनिट आ गया जूल. टी का यूनिट, टाइम का यूनिट आ गया सेकंड. तो जूल पर सेकंड या फिर ये क्या हो गया? वाट. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट. नो स्टूडेंट्स, कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ पावर. अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? दैट इज वाट. एंड स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ पावर मींस यू नीड टू डिफाइन 1 वाट. जब कभी भी हमें स्टेट पूछा जाए एसआई यूनिट को तो हमें क्या करना है? उस एसआई यूनिट की हमें क्या लिखनी होती है? डेफिनेशन. तो 1 वाट क्या होगा? अब 1 वाट का मतलब क्या हो गया? यानी हमारा फार्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन T. अब P अगर हमें 1 चाहिए तो W भी क्या होगा? 1 जूल. और T भी क्या होगा? 1 सेकेंड. तो पावर जो है वो 1 वाट कब होगी? पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड. तो फार्मूला में अगर हम 1 वैल्यू पुट कर दें, यूनिट वैल्यूज पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगी? उसके यूनिट की डेफिनेशन. सो पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड. और एवरेज पावर, जैसे हम एवरेज स्पीड का फार्मूला निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही एवरेज पावर का फार्मूला क्या है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड और टोटल वर्क डन, क्योंकि वर्क ही जो है वो क्या होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा. एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? वर्क में. सो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन. चलिए अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है पावर के बेस पे. अ लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड. व्हाट इज इट्स पावर? एक लैंप है जो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1000 जूल इन 10 सेकेंड्स. हमें क्या निकालनी है? पावर. तो पावर का फार्मूला हमने कहा एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम. तो हमें क्या दिया है? हमें दी है एनर्जी. एनर्जी कितनी है हमारी? 1000 जूल. टाइम कितना है हमारे पास? 10 सेकेंड. हमें क्या निकालनी है? पावर.
तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां पे हमें एनर्जी दी है इसलिए एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये आ गया 1000 अपॉन 10, तो इट इज 100 वाट और 100 जूल पर सेकेंड। तो ये हो गई पावर ऑफ द लैंप दैट कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। चलिए इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू परफॉर्म 500 जूल ऑफ वर्क एट ए रेट ऑफ 10 वाट। अब हमें पावर दी है 10 वाट और हमें वर्क दिया है 500 जूल। हमें पूछा है कि ये 500 जूल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा अगर पावर कितनी है 10 वाट है। तो हमें दिया हुआ है वर्क डन W, वो हमारे पास कितना है 500 जूल, पावर P वो कितना है हमारा 10 वाट। हमें क्या निकालना है टाइम टेकन, कि कितना टाइम लगा 500 जूल काम करने के लिए, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होता है, वी नो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो T इज इक्वल टू W अपॉन P, तो T इज इक्वल टू W हमारा आ गया 500 अपॉन P आ गया 10, तो T इज इक्वल टू 50 सेकेंड। तो 500 जूल वर्क करने में कितना टाइम लग गया 10 सेकेंड। तो ये हो गए हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स किसके पावर के। नो स्टूडेंट्स, अब हमारे लेसन में एक और इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी आ गया हमारा एबिलिटी टू डू वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में फ्लो कर रही है वो कितना काम कर रही है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में फ्लो कर रही है वो भी कुछ काम कर रही है, जैसे पंखा चला रही है, फ्रिज चला रही है, ओवन चला रही है, गीजर चला रही है, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नो स्टूडेंट्स, पावर का एक फार्मूला हमने पढ़ा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो पावर का फार्मूला क्या आ गया एनर्जी अपॉन टाइम, या हम कहें पावर का एक फार्मूला क्या है वर्क डन अपॉन टाइम। तो जो वर्क है यही किस में कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो पावर का फार्मूला आ गया एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का फार्मूला क्या है पावर इनटू टाइम। तो ये एक फार्मूला आ गया हमारे पास एनर्जी का। नो स्टूडेंट्स, एनर्जी का हम जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या है जूल, लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या है कि जो लार्ज स्केल पे कमर्शियल पर्पस पे जो यूनिट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब जैसे हम घर में कई बार बात करते हैं कि भाई हमारे घर में 20 यूनिट एनर्जी लगी है, 25 यूनिट एनर्जी लगी है, या फिर हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो हम कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली हमने कंज्यूम की है, 150 यूनिट बिजली कंज्यूम की है। तो वो 1 यूनिट, 50 यूनिट या 150 यूनिट, वो यूनिट जो है वो क्या है दैट इज द KWH। KWH क्या है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो वाट का जो बिगर यूनिट आ गया वो आ गया किलोवाट, और एच क्या आ गया आवर। तो ये किलोवाट आवर जो है दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर हम कहते हैं कि आज फ्रिज ने 2 यूनिट एनर्जी यूज की तो इसका मतलब वो कितना हो गया 2 किलोवाट आवर। अगर हम कहते हैं 1 यूनिट एनर्जी यूज की है तो वो क्या हो गया 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सो 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। अगर हमारे 50 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुई है मंथली तो इट इज 50 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब क्या है कि हम जानते हैं कि जो 1 किलोवाट है इसमें कितने वाट होते हैं 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। अब वाट पर सेकंड मींस अगर हमें जूल में एनर्जी निकालनी हो तो 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल हो गया 3600 इंटू 1000। तो ये हो गया 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5, तो ये हो गया 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो कई बार ये मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या है। तो आपने इन जूल्स 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो हमारे घर में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो हम कहते हैं कि कितना बिल आ रहा है हमारा, कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम की है, तो दैट यूनिट इज किलोवाट आवर। मीन 1 आवर में अगर हमारा 1 किलोवाट एनर्जी यूज हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा कितना यूनिट कंज्यूम हो गया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आ गए हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर कितनी है, 1500 वाट। अब पूछा है कि 10 आवर्स में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो हमें क्या दिया है, पावर P, वो कितना हमारा 1500 वाट। तो इसे हम किलोवाट में चेंज कर लेते हैं, 1500 अपॉन 1000। 1 किलोवाट में कितने वाट हो जाते हैं, 1000 वाट। तो ये आ गया हमारा 1.5 किलोवाट। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है टाइम। टाइम कितना दिया हमें, 10 आवर्स। तो एनर्जी जो है इसका फार्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना आ गया, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये आ गया 15 अपॉन 10 इंटू 10। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 15 किलोवाट आवर। तो अगर हम एक हीटर 1500 वाट का 10 घंटे के लिए यूज करते हैं तो कितनी एनर्जी उसने यूज कर ली, 15 किलोवाट आवर। या हम कहें कि कितनी एनर्जी यूज हो गई, 15 यूनिट्स, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1 यूनिट। तो 15 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 15 यूनिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। अब हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं और हर डिवाइस की पावर कितनी है, 500 वाट। अब पूछा है कि बताओ वो कितनी एनर्जी यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, या फिर कितनी एनर्जी वो है किलोवाट आवर में, वो कितने एनर्जी किलोवाट आवर में कंज्यूम करेंगे, या हम कहेंगे कितने यूनिट्स एनर्जी उसने कंज्यूम की। अब हमारे पास क्या दिया है, अब हमें दिया है पावर किसकी, डिवाइस की। तो पावर ऑफ ईच डिवाइस P, वो कितना है हमारे पास, 500 वाट। अब नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी है, नंबर ऑफ डिवाइसेस है हमारे पास 4। अब 4 डिवाइसेस है, हर एक की पावर कितनी है, 500 वाट। तो चारों की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, हम सभी की पावर को ऐड करेंगे। सो टोटल पावर ऑफ ऑल 4 डिवाइसेस, इन चारों डिवाइसेस की पावर कितनी हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ गया 2000 वाट, मींस 2 किलोवाट डिवाइड बाय 1000। हमने इसको वाट को किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोवाट में। अब ये डिवाइसेस चारों के चारों कितने टाइम के लिए स्विच ऑन किए हैं हमने, 10 आवर्स के लिए। तो टाइम जो है वो हमारा कितना हो गया, 10 आवर्स। तो देयरफॉर एनर्जी जो इसने कंज्यूम की वो कितनी होगी, पावर इनटू टाइम। तो पावर आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 10, तो ये आ गया 20 किलोवाट आवर। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की इन्होंने किलोवाट आवर में, 20 किलोवाट आवर, या हम कहें कि 20 यूनिट्स एनर्जी जो है वो कंज्यूम की 4 डिवाइसेस ने, जिनकी पावर कितनी है, 500 वाट, और कितनी देर के लिए हमने इनको ऑन रखा है, 10 आवर्स में। सो स्टूडेंट्स, these are the some of the numericals based upon the power. So students, this was the last topic of our lesson. I hope कि आपको ये power topic भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। So students, before concluding our today's class, let us quickly recapitulate what we have learned till now. तो अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपने इस पूरे लेसन को कि अभी तक हमने क्या सीखा। So let us check our understanding. तो अभी हम अपना देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ बॉय थ्रोज ए रबर बॉल वर्टिकली अपवर्ड।
अब एक लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका, तो क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव इज डन। तो बताओ हमारा वर्क डन कैसे हुआ, कौन सा, बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, कि लड़के ने जो फोर्स लगाई उस फोर्स के हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। अब हमने बॉल कहां फेंका, ऊपर, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड में, और बॉल भी कहां गया, ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसका मतलब कि वर्क डन जो हुआ बाय द फोर्स वो क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेकेंड इज बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉल के ऊपर लग रही है उस हिसाब से बताओ वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब बॉल हमने कहां फेंका, ऊपर, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी किस तरफ होती है, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। तो फोर्स नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस तरफ फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये वर्क डन जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो when object is displaced along the direction of the force, then work done is positive, and if the object is displaced against the direction of the force, then work done is negative. Then list two essential conditions for work to be done. अब अगर मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं और मैं थक जाता हूं, मैंने कहा जी बड़ी ताकत लगी, मैं थक गया, तो क्या वर्क डन हुआ, फोर्स तो मैंने बड़ी लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। तो इसका मतलब कि वर्क डन के लिए दो कंडीशंस हैं। अब अगर मैं दीवार, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे ये टेबल पड़ा है, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं तो क्या ये अपने आप मूव करेगा, तब भी मूव नहीं करेगा। तो दो कंडीशंस जो है वो वर्क डन के लिए क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करे, और सेकंड कंडीशन आ गई वहां पे क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। सो two essential conditions for work to be done is force and displacement. वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन तभी होगा when on applying force object moves through certain distance at certain displacement. Now next question is it possible that some force is acting on a body but still the work done is zero? क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि वर्क डन जीरो हो, फोर्स लग भी रही हो? यस इट इज। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्क डन इज नेगेटिव। अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ पेयर ऑफ बुलक्स exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? कि हमने फोर्स कितनी लगाई, बुलक्स ने फोर्स कितनी लगाई 140 न्यूटन, और फील्ड कितना प्लो हुआ, दैट इज 15 मीटर। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन का फार्मूला हम जानते हैं, दैट इज F इंटू एस। फोर्स कितनी हमारी 140 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 15, तो वर्क डन कितना हो गया 2100 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द बुलक्स is 2100 Newton. Then an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? And if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास 40 kg का, जिसे कितनी हाइट पे ले गए हम 5 मीटर पे। हमें पूछा है कि बताओ उस हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और फिर हमने वहां से उसे रिलीज किया, ड्रॉप किया। तो जब आधे रास्ते पे पहुंचा तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो चलिए हमें दिया क्या गया, पहले हम ये देख लेते हैं। हमें दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट m कितना है 40 kg, हाइट हमें दी है,
हाइट h वो कितनी है 5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वो हम जानते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया mgh। तो ये आ गया m कितना हमारा आ गया 40 इंटू 9.8 इंटू 5। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी 40 मल्टीप्लाइड बाय 98/10 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 2 जा 10 2 20, तो ये आ गया हमारा 1960 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर इज 1960 जूल। अब स्टूडेंट्स, अब हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऊपर से। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया तो जब ये आधे रास्ते में पहुंचा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लेके गए ऊपर कितनी हाइट पे 5 मीटर हाइट पे। अब जब यहाँ से इसको ड्रॉप किया तो जब ये आधे रास्ते पे पहुंचा तो हमें इस जगह पे हमें क्या निकालने हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब जब आधे रास्ते पे पहुंचा है तो इसका मतलब कि ये कितना डिस्टेंस कवर करके आया 2.5 मीटर। हमें हाफ वे डाउन पूछा है तो कितनी हाइट पे आ गया ये 2.5 मीटर पे। मींस ऊपर से जब ये नीचे आया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2.5 मीटर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब वो आधे रास्ते पे पहुंचा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है। जब हम वहां से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम क्या निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, जब ऊपर से हमने इसे रिलीज किया तो हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पे हम पहले क्या निकाल लेते हैं, इसकी वेलोसिटी। तो v² माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इंटू कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 2.5। ऊपर से डिस्टेंस कवर करके आया 2.5। तो ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 98/10 टू 25/10 v²। तो 2 5 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 2 49। तो v² आ गया हमारा 49। v भी हम निकाल लेते हैं। अगर हम v निकालना चाहें v भी निकाल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमें v² की वैल्यू पुट करनी है तो हम v² ही इसे रहने देते हैं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास कितना है हमारे पास 40 और v² कितना है 49। तो ये आ गया 20। तो ये आ गया हमारा 980 जूल। So when object is halfway down, kinetic energy is 980 joule. So students, this is all about our this lesson. I hope कि जितने भी टॉपिक हमने इसमें पढ़े, जैसे कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर, आपको ये सब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।